पिछले कुछ हफ्तों में लद्दाख में एक हेवी प्रोटेस्ट चल रही है। वहाँ के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सरकार को याद दिला रहे हैं कि 2019 में जो सरकार ने लद्दाख वासियों से, कारगिल वासियों से जो वादा किया था, उस वादा का फुलफिलमेंट के लिए मांग कर रहे हैं। और ये मांग अभी से नहीं है, ये मांग 2019 से ही सरकार के साथ की जा रही है। अब इस प्रोटेस्ट में एक काफी इंटरेस्टिंग व्यक्ति सोनम वांगचुक, जो वहाँ के काफी बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एक पेशे में इंजीनियर है और उन्होंने काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट रिगार्डिंग क्लाइमेट, रिगार्डिंग एनवायरनमेंट और रिगार्डिंग सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर बनाया है। उनकी जो बहुत सारी जो अवार्ड है, बहुत सारी चीज पे मिली हुई है। जैसे उन्होंने एक टेम्पररी हीटेड या सोलर हीटेड टेंट बनाया था हमारे सैनिकों के लिए, जो अभी भी यूज हो रही है। उन्होंने अपने डिफेंस एकेडमी के लिए, सोल्जर्स के लिए, अपने सैनिकों के लिए काफी मात्रा में या काफी नंबर्स में बिल्डिंग बनाई थी जो फुल्ली सोलर एनर्जी से चलती है, सोलर हीटेड होती है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था आर्टिफिशियल ग्लेशियर का। लद्दाख में जो गर्मी में जो पानी की जो कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो स्नो है, जो ग्लेशियर है, वो एक साथ सारी पिघलने लग जाती है और जिसके कारण से वाटर शॉर्टेज होता था। तो इस चीज को दूर करने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया था। तो इस चीज के लिए उन्हें काफी अवार्ड भी दी गई है और वो काफी फेमस है, लोग काफी जानते हैं। इनफैक्ट जो मूवी बनी थी 3 इडियट्स, उसमें भी एक किरदार इन्हीं के लाइफ से प्रेरित होकर बनाया गया था। अब बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति या ये अगर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, जो क्लाइमेट प्रोटेस्ट बोला जा रहा है, और गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, इनफैक्ट ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं बोल रही है, बोल रहे हैं कि मैं याद दिला रहा हूँ गवर्नमेंट को कि जो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रॉमिस किया था। जब इस तरह के लोग आते हैं प्रोटेस्ट में, तो हमें समझना चाहिए और हमें सोचना भी चाहिए कि ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्रोटेस्ट नहीं है। जब इस तरह के लोग, इस तरह के अवार्डेड लोग और इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग होते हैं, अगर वो इस तरह के प्रोटेस्ट में आते हैं, हमें दूसरे नजरिए से देखना चाहिए और काफी सीरियस होकर देखना चाहिए। इनकी जो 2 वीक्स की जो फास्टिंग थी, सिर्फ पानी और नमक में थे 2 हफ्ते के लिए, और ये बाहर ही सोते थे। इनके साथ करीब 1000-2000 लोग भी रात में सोते थे जब टेम्परेचर -10, -15 होती थी। अब ये बिना अन्न का करीब 2 वीक बिता चुके हैं। कल इनकी 2 वीक की जो फास्टिंग खत्म हुई है, इनफैक्ट 2 वीक का टाइम पीरियड खत्म हुआ है, फास्टिंग खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ से वो लद्दाख की जो बॉर्डर है वहाँ मार्च करेंगे अपने लोगों के साथ और मीडिया में दिखाएंगे, हम लोग को दिखाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कि वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड में क्या क्या इश्यूज है, जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल है वहाँ की क्या इश्यूज है, जो वहाँ की जो स्पेशल सिप होती है, जो भेड़ होती है जिससे काफी फेमस वहाँ की सॉल और ऊल निकलती है, उन लोगों की क्या परेशानी है वो दिखाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए। अब यहाँ पे काफी डिस्टर्बिंग और काफी हैरान कर देने वाली बात ये है कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया आज तक जो चैनल जो हमेशा आगे बढ़ के हर चीज सरकार के बारे में दिखाती थी, वो यहाँ पे एक बार भी लद्दाख में जाके ग्राउंड रियलिटी को नहीं देख के या इनसे कोई 1-to-1 इंटरव्यू करके वो नहीं दिखा रही है, ना ही इनका हेल्थ अपडेट दे रही है। मतलब पहली बार देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति खुद फास्टिंग कर रहा है, वही व्यक्ति अपने यूट्यूब चैनल पे अपने हेल्थ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। एवरीडे इवनिंग में वो अपने एक वीडियो पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि उनके हेल्थ की क्या सिचुएशन है, डॉक्टर ने क्या बोला, और उनकी जानकारी इतनी अच्छी है कि वो काफी अच्छे से समझाते हुए कि इतने दिन के फास्टिंग के बाद केटोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, फैट बर्निंग स्टार्ट हो चुका है। तो काफी साइंटिफिक वे में वो समझाते हैं कि किस तरह से उनके फास्टिंग उनके शरीर के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। तो ये मीडिया को चाहिए एटलीस्ट, अगर वो सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं तो मीडिया हैज टू बी न्यूट्रल। अगर आप थोड़ा बायस भी है तो भी आप जाइए, उनकी बातें सुने। काफी बड़ी चीज है, लद्दाख एक टूरिज्म का हब है, काफी बड़ी जगह है जहाँ पे ट्रैवल और कल्चरल चीज को रखा जाता है। अगर आप वहाँ पे अगर मीडिया नहीं जाएगी, वहाँ के लोगों की अच्छी चीज या वहाँ के लोगों की जो मांगे हैं, प्रोटेस्ट है, वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखाएगी, तो ये काफी खराब बात है। लेकिन जो सोनम वांगचुक है अपने यूट्यूब चैनल से काफी अच्छे से लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ भारत के कई अलग स्टेट से भी लोग उनके साथ दे रहे हैं और डिफरेंट एरियाज में एक स्मॉल ग्रुप में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और इसका असर भारत सरकार के ऊपर देखा भी जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार के ऊपर, बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। जब कोई प्रॉब्लम इस तरह के लेवल पे एस्केलेट होती है तो वो जरूर इस पे ध्यान देती है। अभी तो इलेक्शन का समय है, तो इसलिए कोई भी एस्केलेशन को वो ज्यादा एस्केलेट नहीं करने देगी या कोई भी इश्यूज को ज्यादा एस्केलेट नहीं करने देगी। अभी 1-2 दिन के पहले की न्यूज है कि सरकार अभी बात कर रही है, जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है कारगिल की, तो वहाँ के लिए मांग जो कर रही है, वहाँ पे सरकार बात करना शुरू कर रही है। तो इनफैक्ट अब दिख रहा है कि सरकार इस पे पहल कर रही है, सरकार शुरू भी कर रही है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग, जो लद्दाख के लोग हैं, प्रोटेस्ट खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले इसी तरह का एक सिचुएशन हुआ था जिसमें अमित शाह ने वादा किया था कि उनको स्टेटहुड या जो भी उनकी मांग है वो पूरी की जाएगी, लेकिन किसी भी तरह का उनको आश्वासन नहीं दिया गया था और वहाँ से गवर्नमेंट यू टर्न ले रही थी। तो वो लद्दाख के जो भोले भाले लोग हैं इस बार समझ चुके हैं कि भाई जो दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है कभी भी यू टर्न ले सकती है। तो इस बार प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक लिखित रूप से उन्हें
आश्वासन नहीं मिलेगा कि उनके डिमांड पूरी की है। और मेरे ओपिनियन में भी उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए। उनकी डिमांड ऐसे भी फार्मर्स की तरह अनरियलिस्टिक डिमांड नहीं है। उनकी जो फार्मर्स की जो डिमांड थी कुछ रियलिस्टिक थी, कुछ अनरियलिस्टिक थी, लेकिन इनकी डिमांड पूरी रियलिस्टिक है और ये लद्दाख के फेवर में जाना चाहिए और इनको पूरी डिमांड को फुलफिल होना चाहिए। ये मेरे ओपिनियन में भी, और मैं भी चाहता हूँ सरकार ऐसा करे। जो लोगों का विश्वास है सरकार के ऊपर वो बढ़े, वो ट्रस्ट बढ़े और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके इलेक्शन में हेल्प करे। तो इस सरकार को भी देखना चाहिए। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले जहाँ पे हम लोग लद्दाख की इश्यूज देखेंगे और उसके क्या क्या डिमांड है, सरकार की क्या काउंटर डिमांड है या क्या काउंटर सरकार का कहना है, उनके हर एक डिमांड के ऊपर वो भी बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग समझते हैं लद्दाख इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन या वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है हमारे देश के लिए। और एक चीज और, सब चीज आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल में तो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैं नए नए कंटेंट, नए नए इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ सही फैक्ट्स और सही तरीके से आपके साथ पेश कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लद्दाख एक तो काफी हेवी एल्टीट्यूड में है। इनफैक्ट लद्दाख मोटरेबल मींस जो बाइक्स जो लवर है, जो बुलेट लवर है, उनके लिए तो वो एक जन्नत है और इंडिया के या वर्ल्ड के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे आती है जहाँ पे आप बाइक चला सकते हैं। लद्दाख में बहुत सारे पीक्स हैं जो काफी अच्छी है। वहाँ की जो लैंड जो है वो काफी पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे हरे भरे जगह नहीं है। मींस वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो टेम्परेचर जो डिफरेंसेस आती है एक दिन के अंदर, वो वहाँ के वेजिटेशन को अलाउ नहीं करती है। बट वैली में कुछ कुछ यूनिक चीज और कुछ कुछ स्पेशल चीज वहाँ पे उगते हैं और उनकी फार्मिंग होती है। जैसे एप्रिकॉट की फार्मिंग होती है जो काफी फेमस है, काफी कॉस्टली भी है। वहाँ के जो भेड़ होते हैं स्पेशल तरह के भेड़ होते हैं जिससे काफी स्पेशल जो कश्मीरी या आप लद्दाख के जो सॉल बोलते हैं वो बनती है, जो एक तरह का एक जेम्स है, वहाँ के कल्चर हेरिटेज को भी दिखाती है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ लद्दाख से ही आती है उस तरह की सॉल। काफी कॉस्टली भी होती है तो यहाँ से वहाँ के इनकम और भी बढ़ सकते हैं। प्लस लद्दाख ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू या ग्लोबल ट्रेड बोल दे तो वहाँ पे पहले से लद्दाख लाई करती थी। जो सिल्क रूट था, जो पुराने जमाने में जो सिल्क रूट चलती थी, उस रीजन में लद्दाख लाई करती है। तो इससे क्या होता है कि सिल्क रूट में जो भी व्यापारी डिफरेंट कंट्रीज के क्रॉस करते थे तो वहां से उनकी जो कल्चर है वो पास ऑन होती थी लद्दाख पीपल के ऊपर। तो लद्दाख पीपल के ऊपर बहुत सारी कल्चर छाप चल पड़ती थी दूसरे रीजन के लोगों के साथ। इससे क्या होता है कि एक बायो डाइवर्सिफिकेशन होता है, कल्चर का एक अच्छा मिश्रण होता है और काफी अच्छे से मैच्योर होके लोग वहां से निकलते हैं। तो ये काफी सिग्निफिकेंट पॉइंट है। प्लस वो जिस एरिया में लाई करता है, लद्दाख जिस रीजन में लाई करता है, इनफैक्ट चाइना के बॉर्डर एरिया में काफी इंपॉर्टेंट और काफी पुशिंग पॉइंट है चाइना के ऊपर, क्योंकि जब भी चाइना के जो सैनिक है जो इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं वो लद्दाख के थ्रू घुसने की कोशिश करते हैं और लद्दाख एक बफर एरिया बन जाता है चाइना को इंडिया के अंदर आने के लिए। तो लद्दाख जिस एंगल से ले काफी सिग्निफिकेंट है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लद्दाख काफी इंपॉर्टेंट है। काफी टूरिस्ट एनुअली वहाँ जाते हैं। इनफैक्ट वहाँ की जो लेक्स है जो इतनी क्लियर है, इसमें आप स्काई की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। बहुत तरह के लेक्स हैं। जो टॉप है वहाँ पे जो हिल्स टॉप है काफी अच्छी है, काफी फेमस है। वहाँ पे स्काई इतनी क्लियर है। तो मुझे लगता है जो एरिया इतने क्लोज एनवायरमेंट से, जो अभी मॉडर्न डेवलपमेंट या मॉडर्न कंस्ट्रक्शन से दूर रही है, तो उस एरिया को दूरी रखना चाहिए। वहाँ की जो इम्पोर्टेंस है उसे ही ऊपर करना चाहिए। हर जगह को इंडस्ट्रियलाइजेशन से खत्म नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ इंडस्ट्री लगाना भी जरूरी है, लेकिन कुछ जगह को हम लोग छोड़ सकते हैं, कुछ जगह को हम लोग रोक सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो जो मणिपुर में हुआ वही सेम लद्दाख में भी हो सकता है। और जो अभी उत्तराखंड में देखने को मिलता है कि हेवी बिल्डिंग, हेवी कंस्ट्रक्शन से जो वहाँ पे जो लैंडस्लाइड, हैवी लैंडस्लाइड होती है, वो लद्दाख में भी शुरू हो जाएगी। तो हमें सीख लेना चाहिए। उत्तराखंड में तो हम लोगों ने काफी बार ऐसा चीज देखा है कि लैंडस्लाइड का, तो लद्दाख को ये सब चीज से दूर होना चाहिए। लेकिन इश्यूज यहाँ से ही शुरू होती है और उनके डिमांड और इश्यू ऐसे इंटरलिंक्ड है। जैसे उनकी सबसे मेजर डिमांड है कि लद्दाख को एज ए स्टेटहुड मिलना चाहिए। 2019 के बाद लद्दाख को कश्मीर से अलग करके उसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख के कुछ लोग इससे उदास थे, लेकिन मैक्सिमम लोग लद्दाख, लेह लद्दाख, कारगिल में एक एज ए इंडिपेंडेंस डे जैसा बना रहे थे। उन्हें आश्वासन था कि सरकार उन्हें एक यूनियन टेरिटरी बना के एक अलग से लेजिस्लेटिव असेंबली देगी, जो नहीं दिया गया। अगर वो भी नहीं दिया गया तो सरकार वहाँ के डेवलपमेंट के लिए अलग से काम करेगी और फर्दर स्टेटहुड में इसे कन्वर्ट करने के लिए काम करेगी। लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया एक साल में। तो इसीलिए वहाँ के लोग शुरू से ही 2019 के एंडिंग से ही वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे कि उन्हें स्टेटहुड चाहिए। और जो भी उन्होंने अपने लिखा था कि क्या क्या होने वाला लद्दाख में आफ्टर 2019, वो सब सरकार को याद दिलाया। पहले लद्दाख में 4 मेंबर होते थे जम्मू कश्मीर असेंबली में और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन 2019 में जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, वो उसमें कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अगर सही नजर में देखा जाए तो डेमोक्रेसी का जो पर्पस है, जो इन्वॉल्वमेंट लद्दाख की होनी चाहिए हमारे पार्लियामेंट में, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वो एक तरह से है ही नहीं।
एक मेंबर है सिर्फ, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं डालता। जो लद्दाख के जो मेन मुद्दे हैं वो उठ के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं लाया जा सकता है। अब लद्दाख वाले को फील होता है कि पहले का सिचुएशन बेटर था, अभी के सिचुएशन में तो उनके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी थी तो वहाँ पे उनकी भी एक सरकार थी, लेकिन वो केस लद्दाख के साथ नहीं देखने को मिला है। जब लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ थी तो लद्दाख को एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC वो इलेक्टेड बॉडी होते थे गवर्नमेंट रीजन से, और वो जो भी सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी है वो एंजॉय करते थे। तो LAHDC जो थी लद्दाख के लोगों से वो इलेक्ट होते थे, तो वहाँ के इश्यूज को उनको किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं होता था। मींस उनके ऊपर किसी भी तरह का ब्यूरोक्रेसी, किसी भी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी प्रेशर नहीं रहता था। वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकते थे और उनकी जो डिमांड और उनकी जो इश्यू सॉल्विंग चीज होती थी वो लद्दाख के लोगों के लिए होती थी। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये सब सारा चीज खत्म हो चुका है। अभी लद्दाख में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, तो ये भी खराब नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा आगे बढ़ा रही है लद्दाख में। तो आप समझो लद्दाख एक नॉर्मल लैंड नहीं है, नॉर्मल किसी और स्टेट जैसा लैंड नहीं है। वहाँ के इश्यूज अलग है, लैंड अलग है, क्लाइमेट अलग है, तो इश्यूज भी अलग है, तो उसको देखने का नजरिया भी अलग होना चाहिए। तो अभी करंट ब्यूरोक्रेट्स है जो वहाँ के जो लद्दाख के ऊपर जो रूल कर रहे हैं या उनको देख रेखी कर रहे हैं, तो वो लद्दाख के इश्यूज के हिसाब से इनलाइन नहीं है। इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है उसे बढ़ावा दे रहे हैं, जो खतरनाक होने वाली है। जो मैंने वीडियो के इस शुरू में बता दिया कि इंडस्ट्री इज नॉट या लद्दाख इज नॉट मेंट फॉर द इंडस्ट्री, इट इज मेंट फॉर सम बेटर या मच बिगर कॉज। तो लद्दाख को इंडस्ट्री से दूर रखना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट में काफी बढ़ चढ़ के आगे आ गया। इनफैक्ट वो एक मेन किरदार इसमें निभा रहे हैं। सेकंड काफी इंपॉर्टेंट डिमांड है कि लेह लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। अब 6th शेड्यूल आर्टिकल 244 से रिलेटेड उसके अंदर आती है। इसके हिसाब से कहा जाता है कि ट्राइबल एरियाज में लोकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, ऑटोनोमस लेजिस्लेटिव जैसा काम करने का एक बॉडी बन सकता है जो वहाँ के लोकल इशू को देखेंगे और लोकल तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वो इंडिपेंडेंट होगा वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से भी और वो इंडिपेंडेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। तो कहने का मतलब कि जब ट्राइबल एरियाज है, अब एक चीज और यहाँ पे ये है कि ट्राइबल एरिया से बहुत सारे लोग समझते हैं कि जहाँ पे जंगल हो वही ट्राइबल एरिया है। तो हाँ, ये बात तो सही है कि लद्दाख में कोई जंगल नहीं है, लेकिन ट्राइबल का मतलब ये नहीं कि जो जंगल में सिर्फ रहते हैं। यहाँ की भी जो माउंटेन्स है, यहाँ की भी जो रीजन है, टोपोग्राफी है, वो एकदम डिफरेंट है लद्दाख की, और वो भी वहाँ पे जो मैक्सिमम लोग है वो ट्राइबल एरियाज में ही आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में ही आते हैं। तो ये ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं वो सब मिल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में एक अपनी असेंबली बनाते हैं, ऑटोनोमस गवर्नमेंट जैसा बनाते हैं और वहाँ के इश्यूज को सॉल्व करते हैं। ये 6th शेड्यूल में ये प्रोविजन दिया गया है। इसीलिए लद्दाख के लोग बोलते हैं या चाहते हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल में डाला जाए ताकि जो लोकल इश्यूज है वो सॉल्वेबल हो सके, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से तो लोकल इश्यू सॉल्व नहीं हो सकते। 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं अभी, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके तरफ वो भी इसमें शामिल हो, 6th शेड्यूल में उनकी नाम रहे। अभी करंट न्यूज के हिसाब से सरकार 6th शेड्यूल के ऊपर काम कर रही है। सरकार भी देख ली है कि ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाला है, और भाई है इलेक्शन का समय, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, तो अभी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जारी है। लेकिन तो भी जैसे मैंने कहा कि लद्दाख के भोले भाले लोग अब समझ गए हैं कि सरकार कभी भी यू टर्न ले सकती है, तो वो लोग तब तक प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे जब तक लिखित रूप से उनको आश्वासन नहीं दिया। तो दो सबसे मेजर डिमांड तो यही थे कि सबसे पहले 6th शेड्यूल में डालना, सेकंड स्टेटहुड की तरफ बढ़ाना, स्टेटहुड में कन्वर्ट करना। एक थर्ड इंपॉर्टेंट डिमांड ये भी है कि वहाँ पे उनकी अपनी पब्लिक कमीशन सर्विसेज होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट जॉब्स वहाँ पे इंक्रीज हो, वहाँ पे रोजगार बढ़े। वो लोग रोजगार इंडस्ट्री के थ्रू नहीं चाह रहे हैं, वो लोग रोजगार ब्यूरोक्रेसी के थ्रू या वहाँ पे जो पब्लिक कमीशन, पब्लिक सर्विसेज बने उस तरह से रोजगार चाह रहे हैं। तो रोजगार की तरफ भी इनका मांग जो करना है वो भी एक थर्ड इंपॉर्टेंट डिमांड है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिमांड आप लोग सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि आप भी इस पे थोड़ा रिसर्च करें तो आपको लगेगा कि ये डूएबल है। इसमें किसी भी तरह का चीज ऐसा नहीं है कि जो डूएबल नहीं है। तो सरकार का क्या कहना है कि अगर 6th शेड्यूल में डाला जाएगा लद्दाख को तो मल्टीपल लेयर ऑफ गवर्नेंस रहेगा, जिसके कारण से किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना डिले होगा। सेकंड थिंग, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पार्लियामेंट में काफी सारे अमेंडमेंट बिल लानी पड़ेगी और ये जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा किसी भी तरह की चीज को इम्प्लीमेंट करना लद्दाख के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है ये एक बहाना है, क्योंकि जब लोकल सब ग्रुप्स बनेंगे या सब ऑटोनोमस रीजन बनेंगे लद्दाख के ऊपर, अगर वो सब एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे तो मुझे लगता है सरकार को काफी आसान भी होगा। सरकार को इनफैक्ट रूट कोज जो वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल पीपल के जो एक्चुअल इश्यूज है वो अच्छे से पता भी चलेगा। तो ये थे इनके पूरे इश्यूज, मुझे लगता है ये फुलफिल होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस इश्यूज को सरकार किस नजर से देखने चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि नहीं, प्लीज कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि सरकार क्यों इम्प्लीमेंट करने से डर रही है। तो मेरा सपोर्ट है सोनम वांगचुक के साथ और मैं चाहता हूँ कि सरकार जल्दी इम्प्लीमेंट करे ताकि वो जल्दी फास्ट हो। जिस तरह से निश्चय है और दृढ़ है कि वो फास्टिंग
कंटिन्यू करेंगे जब तक इस तरह की डिमांड सरकार नहीं मानेगी। तो प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये डिमांड कब तक सरकार मानेगी, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है या तो लद्दाख की तरफ या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। तो वो भी आप कमेंट में जरूर डालें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू।